सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मास्टर स्ट्रोक इस वक्त आप देख रहे हैं और मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करेंगे, जो 2014 से बीजेपी के लिए एक प्रयोगशाला रहा है, क्योंकि बीजेपी ने यहां ऐसा समीकरण बिठाया जिसके बाद जातियों का कोई अंक गणित यहां नहीं चल पाया। यह सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव में चला, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से हालात थोड़े से बिगड़े हुए हैं। बीजेपी की हालत यहां पर ठीक नहीं बताई जा रही है। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सीधे जयंत चौधरी से गठबंधन कर लिया है। समाजवादी पार्टी किसानों के लिए बड़े बड़े वादे भी कर रही है। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, हर फसल के लिए किसान को एमएसपी दिया जाएगा, 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा, किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, किसानों के खिलाफ कोई भी काला कानून यूपी में पास नहीं किए जाएंगे। ये सारे वादे हैं जो अखिलेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा के जरिए पहुंचाने की कोशिश की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों को। आपको ये घोषणा इसलिए बता रही हूं ताकि आप ये समझ सके कि कैसे समाजवादी पार्टी किसानों पर डोरे डाल रही है। इसी वजह से बीजेपी के सामने एक बड़ी समस्या इस वक्त खड़ी हो गई। और मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में देखिए कि ये जिस तरीके का मास्टर स्ट्रोक का अखिलेश यादव की तरफ से चला गया है, उसका तोड़ क्या बीजेपी निकाल पाएगी? मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। अखिलेश यादव के ट्वीट की ये तस्वीर बता रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव किस हद तक गर्मा गया है। समय था दोपहर के 2:34। पीछे एक हेलीकॉप्टर है और उसके आगे अखिलेश यादव खड़े हैं। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है। जनता सब समझ रही है। असल में अखिलेश यादव को आज यहां यानी मुजफ्फरनगर की धरती पर आना था, जहां दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दोनों दलों के ऐसे कार्यकर्ता जो टिकटों के बंटवारे को लेकर अंदर खाने में नाराज बताए जा रहे हैं, उनकी नाराजगी को दूर करना था। लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट से ऐसा लगा कि जैसे जानबूझकर उनके हेलीकॉप्टर को रोक कर रखा गया था। क्या ऐसा था? और नियम क्या कहते हैं? आखिर अखिलेश के हेलीकॉप्टर को उड़ने में देरी क्यों हुई? वो 2 तरह की परमिशन की जरूरत होती है। एक एडीसी है, एयर डिफेंस कंट्रोल, और एक है फ्लाइंग इंफॉर्मेशन सेंटर। फ्लाइंग इंफॉर्मेशन सेंटर में जो परमिशन ली जाती है, उसमें जो ड्यूरेशन होता है वो आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद तक की आपकी फ्लाइंग की, उस वक्त तक आप उड़कर जा सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ी देर से पहुंचे थे अखिलेश यादव, उस टाइम पीरियड को क्रॉस कर चुके थे, इसीलिए उनको नए सिरे से परमिशन लेनी पड़ी और उसके बाद उनको उड़ान भरने की वहां से दिल्ली से इजाजत दी गई। उसके बाद वो मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए हैं। ये टेक्निकल ग्राउंड था वहां पर, जिसकी वजह से उन्हें रोका गया था दिल्ली में। बहरहाल अखिलेश यादव देरी से ही सही मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहां भी उन्होंने उस देरी का जिक्र करते हुए राजनीति कर दी। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। चुनाव में राजनीति के लिए ऐसे छोटे मोटे मौके बहुत तलाशे जाते हैं। जैसे आज ही बीजेपी की तरफ से जिन्ना का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया। हम गन्ना की बात करेंगे, वो जिन्ना की बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम जिन्ना 2.5 महीने वो सरकारी मेहमान है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर रहेंगे। असल में सुबह सुबह ठीक 9 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आया, जिसमें लिखा था, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं।
चुनावी समर में ऐसे ट्वीट में समाहित होता है कि ये था किसके लिए, नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर चुनावों से ठीक पहले जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है? क्या जानबूझकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है? आज योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट करा जिसमें कहा है कि वो पाकिस्तान और जिन्ना की बात करते हैं और हम भारत माता की बात करते हैं। एक नारा एक ही टाइम पे चले, वो इनका चल गया। अब तो घसा पिटा नारा हो गया। अब तो नया मॉडल के नारे आएंगे, नए मॉडल की गाड़ी आएगी। पुराना मॉडल अब नहीं दौड़ में चलने का। दरअसल पूरा गणित ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में ये इलाका बीजेपी के लिए वोटों की खान की तरह साबित हुआ। बीजेपी को यहाँ से बम्पर सीटें मिली हैं, लेकिन किसान आंदोलन के चलते ये पूरा का पूरा इलाका अब बीजेपी के लिए एक तरीके से चुनौती बन गया है, क्योंकि इलाके के लोग बीजेपी से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये नई दोस्ती भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। बिना धार्मिक और जातीय समीकरणों को साधे हुए चुनाव होते कहाँ हैं? इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण गठबंधन के ही पक्ष में दिख रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाट करीब 17% है, मुस्लिम करीब 27% है और यादव वोट है करीब 7%। यानी तीनों का टोटल मिलाकर होता है करीब 51%। अब अगर 51% वोट एक तरफ हो जाएंगे तो फिर बीजेपी के लिए यहाँ क्या बचेगा? और इस पूरे इलाके में 136 सीटें दांव पर हैं। बीजेपी अगर यहाँ स्कोर नहीं कर पाएगी तो उसके लिए यूपी जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है, तो फिर बीजेपी अपना मिशन यूपी पूरा कैसे करेगी? क्योंकि अगर पश्चिम में ही साथ नहीं मिलेगा तो यूपी में सत्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। यूपी में कुर्सी का एक और सीक्रेट कोड है, वो है यूपी की वो 86 सीटें जो आरक्षित है। और आंकड़े ये बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी ने इस आरक्षित सीट पर या इन सीटों पर बाजी मारी, सरकार उसकी बनी। कैसे, इसे समझिए। सबसे पहले 2007 की बात करें तो तब 89 आरक्षित सीटों में से 61 पर बीएसपी जीती थी और कुल 206 सीटें जीतने के बाद बीएसपी बहुमत की सरकार बना पाई। 2012 में भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी ने कुल 85 आरक्षित सीटों में से 58 पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी को कुल 224 सीटें मिली, उनकी सरकार बनी। 2017 में क्या हुआ? 86 आरक्षित सीटों में से बीजेपी 70 सीटें जीतने में कामयाब रही और अकेले बीजेपी ने 309 सीटों पर जीत हासिल की। यह आंकड़ा बताता है कि जिस पार्टी ने आरक्षित सीटों पर बड़ी बढ़त हासिल की, लखनऊ में सत्ता भी उसी पार्टी के हाथ में आई है। तो क्या इस बार भी आरक्षित सीटों वाला ये फॉर्मूला कामयाब रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन इसे हासिल करेगा? कौन पाएगा दलितों के वोट को? अब इसी तरफ हमारी ये रिपोर्ट जा रही है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन से मुसलमानों और जाटों का रुझान तो पता चल रहा है, लेकिन अभी तक पश्चिमी यूपी का दलित वोटर शांत है, उसका रुझान पता नहीं चल रहा। पश्चिमी यूपी में 25% दलित वोटर हैं जो किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकते हैं। वैसे तो दलित मायावती के परंपरागत वोट माने जाते हैं, लेकिन इन विधानसभा चुनावों में मायावती ने जिस तरह से हथियार डाले हुए हैं, उन्हें देखते हुए लगता है कि उनका वोटर अभी तक कंफ्यूज्ड है, क्योंकि मायावती अभी तक चुनावों से गायब हैं। लेकिन पहले चरण के चुनावों से ठीक 8 दिन पहले बीएसपी प्रमुख मायावती भी चुनावी समर में कूद रही हैं। वो 2 फरवरी को आगरा में एक जनसभा करेंगी। मायावती ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए आगरा को इसलिए चुना क्योंकि इस जिले में अच्छी खासी संख्या में दलित वोट बैंक है। लेकिन पिछले चुनावों में आगरा की स्थिति बीजेपी ने बदल दी थी। बीजेपी ने आगरा जिले की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी को किसान आंदोलन से हुए नुकसान के बारे में पता है, इसीलिए बीजेपी इस बार दलित वोटों से अपनी भरपाई करना चाहती है। बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा है जो पिछड़ी जातियों या दलित समुदाय से आते हैं, जैसे बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो आगरा ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मैं आती दलित समाज से हूँ, लेकिन पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, इसलिए पार्टी मुझे चुनाव लड़ा रही है। और जहाँ तक बात है, जाटव समाज का वोट हमारी तरफ आ रहा है
उन्हें लग रहा है कि उन बहन जी ने हमारा भरोसा तोड़ा है, तो ये दूसरी बहन जी हमारे साथ आ गई हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार जरा दूसरा दांव चला। उन्होंने आगरा जिले की फतेहाबाद सीट से रूपाली दीक्षित को टिकट दिया है, जो विदेश से पढ़ाई करके आई हैं। उनका दावा है कि अब समीकरण बदल चुके हैं। आई डिड माई MBA फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना MBA किया है और उसके बाद मैंने MA अपना लीड्स यूनिवर्सिटी से किया है। देखिए, जब मैंने 2019 में ही धोखा खा लिया था तो फिर बीजेपी से टिकट मांगने का कोई मतलब ही नहीं था। अब डिसाइड ये करना था कि वो चॉइस कौन है। चॉइस में कोई एक यूथ की जरूरत थी एंड देन अखिलेश जी से, माने अखिलेश जी से कोई बेटर व्यक्ति मुझे मिला नहीं। वो खुद इतने वेल एजुकेटेड, वेल टॉट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो मतदाता क्या सोचता है, जिसको लेकर सभी दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। 2017 में, 2019 में जहां तक है, जो बसपा का जो वोटर था, जिसको जाटा समुदाय के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं रुख अपना बीजेपी की तरफ अपना रुख आजमाया है। जाटा वोट जो कि मायावती का अभेद किला कहा जाता है, उसमें सेंध लगा सके? बिल्कुल सेंध लगेगी, उसमें 100% सेंध लगेगी और जाटों का वोट बीजेपी की तरफ बहुत जाएगा। ये पार्टियां दावे चाहे जो भी करे, लेकिन ये सच्चाई है कि दलितों ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा है। पिछले कई दशकों से दलित वोट मायावती के साथ फेविकॉल के जोड़ की तरह जुड़े हुए हैं। 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी तो उन्हें 206 सीटों के साथ 30% वोट मिले थे। हालांकि इसमें ब्राह्मण के वोट भी थे। इसके बाद बीएसपी का ग्राफ नीचे आया और 2012 में बीएसपी चुनाव हार गई और सिर्फ 80 सीटें ही मिल पाईं, लेकिन वोट फिर भी 26% मिले। 2017 में तो मायावती को सिर्फ 19 सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद उनका वोट प्रतिशत उतना नहीं गिरा। उन्हें 22% से ज्यादा वोट मिले। यानी चाहे भले ही मायावती को सीटें ना मिले, लेकिन उनके मतदाता उनसे दूर नहीं जाते हैं। अब इस बार क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आगरा से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव है, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन पार्टियां मान नहीं रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कल वेस्टर्न यूपी में थे और इस दौरान गौतम बुद्ध नगर के दादरी में वो प्रचार के पर्चे बांट रहे थे। ये वीडियो तभी का है जो वायरल हो रहा है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स की खूब धज्जियां उड़ाई गई। अमित शाह के पर्चे बांटने के तरीके पर सवाल भी उठ रहे हैं और इसीलिए अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात पंजाब चुनाव की करेंगे। कांग्रेस आला कमान के लिए पंजाब में मुश्किल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर विवाद गहराता जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के सार्वजनिक मंच पर आकर राहुल गांधी के सामने अपने अपने दावों को पेश करना कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर सिद्धू को चेहरा बनाया तो चन्नी नाराज होंगे, अगर चन्नी को चेहरा बनाया तो सिद्धू नाराज होंगे। इसीलिए मामला बड़ा पेचीदा है। पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा? क्या ये मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी होंगे? दूसरियां पार्टियां वाले तंज कसदे कि इन्हां दी बरात दा लाड़ा कोई नहीं, ना आपसी लड़ाई है। आज लोग एक चेहरा मंगदे हैं, तुसी जिन्हों कहोगे असीं नाल चलांगे। या फिर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में अपना सीएम कैंडिडेट बनाएगी? अगली सरकार बनाने लई भावें कोई निर्णय होए, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दिओ, बाकी सब ठीक है। जालंधर की रैली के दौरान मंच से ही नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की मांग राहुल गांधी से कर दी। एक तरह से दोनों ही दावेदारों ने कांग्रेस आला कमान की तरफ अपना अपना दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस के लिए इन दोनों में से चुनाव करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही सीएम बनना चाहते हैं। चन्नी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और साथ ही दलित नेता भी हैं। वहीं सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हैं और पंजाब की सियासत का बेहद पुराना और मशहूर चेहरा है। सिद्धू पहले बीजेपी के सांसद बने, उस वक्त अकाली दल से उनकी बनती नहीं थी। गठबंधन में रहने के बावजूद अकालियों पर उनका हमला रुकता नहीं था। विक्रम मजीठिया से 36 का आंकड़ा उसी दौर से है। उसके बाद बीजेपी से नाता तोड़ कांग्रेस में आए, लेकिन विद्रोही स्वभाव यहां भी जारी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अमरिंदर सिंह से उनकी कभी नहीं बनी और उन पर सिद्धू का अटैक लगातार जारी रहा। आखिरकार कैप्टन और सिद्धू की जंग में जीत सिद्धू की हुई और वे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए।
लेकिन सिद्धू का लक्ष्य सिर्फ पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना भर नहीं है, वो अपने आप को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। अगली सरकार बनाने ਲਈ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੜਦੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਫ ਕਰ ਗਿਆ, लेकिन निर्णय ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਈਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏ, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दो, बाकी सब ठीक है। राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने अपना दांव तो चल दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है सार्वजनिक मंच से कांग्रेस हाईकमान को उन्होंने सीधा संदेश दे दिया, लेकिन सिद्धू के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है। सिद्धू की राह इसलिए आसान नहीं रहने वाली क्योंकि उनके और सीएम कुर्सी के बीच सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। जालंधर वाली रैली में ही सिद्धू के बाद चन्नी ने भी मुख्यमंत्री पद की अपने दावेदारी राहुल गांधी के सामने ही मन से ठोक दी। 3 महीने 111 दिन मिले है, ना सोया ना सौण दिता किसी नूं, ते जे 111 दिन तुहानूं पसंद आए है ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। यानी सिद्धू और चन्नी दोनों ने ही सीएम पद का दावा पेश कर दिया। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछकर जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर। राहुल गांधी ने जल्दी सीएम चेहरा ऐलान करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में पंजाब में सीएम की पसंद को लेकर लोगों की राय क्या है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के लोगों से पूछा गया था कि कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसके जवाब में 40% लोगों ने कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि सिद्धू के लिए सिर्फ 21% लोगों ने हाँ कहा था। वहीं 27% लोगों का जवाब था कि दोनों ही नहीं, और 12% लोगों ने जवाब दिया था पता नहीं। यानी अगर इसे संकेत के तौर पर देखा जाए तो सिद्धू की राह चन्नी के सामने आसान नहीं रहने वाली है। वैसे सिद्धू से जब एबीपी न्यूज ने पूछा कि क्या उनके और चन्नी के बीच किसी तरह का झगड़ा चल रहा है, तो उनका जवाब क्या था, सुन लीजिए। सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी एक ही गाड़ी में हैं। सर, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एकजुट है? पहले से ही थी। राहुल जी ने क्या संदेश दिया आप लोगों को साथ? वो हमारी लीडिंग लाइट है। सिद्धू भले ही कह रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि चन्नी की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए चन्नी की सियासत को जानना होगा। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 30% है। चन्नी रामदसिया सिख समुदाय से आते हैं। चन्नी की हिंदू दलितों के साथ सिख समुदाय पर भी अच्छी पकड़ है। राज्य में दलित सीएम या डिप्टी सीएम की मांग लंबे वक्त से है। उत्तराखंड चुनाव में भी मुख्यमंत्री की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने मैदान में उतरे हैं। उत्तराखंड का इतिहास कुछ और कहता है। भगत सिंह कोश्यारी को अगर छोड़ दे तो उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए अपना चुनाव नहीं जीत पाया है, लेकिन धामी कह रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। कम टाइम में मैंने जो काम किया है उसका सिला मुझे मिलेगा, वो ऐसा मान रहे हैं। खटीमा से मेरे सहयोगी अजय दुबे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगत सिंह कोश्यारी की बराबरी कर पाएंगे? क्या सीएम रहते हुए पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव जीत पाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के इकलौते ऐसे नेता रहे जो सीएम रहते हुए अपना चुनाव जीते हैं। ऐसा उत्तराखंड का दूसरा कोई भी सीएम नहीं कर पाया है। इसीलिए ये सवाल सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए उठ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। वैसे तो खटीमा सीट इससे पहले के चुनावों में कभी चर्चा का विषय नहीं रही, लेकिन अब ये सीएम की सीट है, इसीलिए हाई प्रोफाइल बन चुकी है। धामी का दावा है कि जीत उनकी ही होने वाली है। हमने इतने सारे काम गिनाए हैं और हमारे सामने जो है वो भी कोई बताए सरकारों में रहे, कोई एक काम किया हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनावी जंग
इतनी आसान रहने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी कद्दावर उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से भुवन चंद्र कापड़ी और आप की तरफ से एसएस कलेर प्रत्याशी हैं। 2017 के चुनाव में भी धामी और कापड़ी का ही मुकाबला था। धामी ने तब 2700 वोटों से जीत हासिल की थी। धामी 2012 चुनाव में भी यहां से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। और ग्राउंड पर लोग क्या सोच रहे हैं वो 10 मार्च के बाद नतीजों में दिखने वाला है। इस बंद को बिहार के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया और इसीलिए इन दलों के कार्यकर्ता भी सड़क पर दिख रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बिहार में जगह जगह सड़कें जाम हुई। कई जगह पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई, सड़क पर टायर जलाए। छात्रों के गुस्से और आंदोलन में राजनीति की एंट्री से सरकार अब इस वक्त बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता इसका ठीकरा रेल मंत्रालय पर फोड़ रहे हैं और रेल मंत्रालय ने भी अब छात्रों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। नाराज छात्रों को मनाने के लिए रेल मंत्रालय का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इस मुद्दे पर आज बिहार में बवाल कैसे हुआ। CBT 2 एग्जाम जो फरमान नया जारी किया गया, हम लोग का मांग वापस किया जाए। 4 बार रिजल्ट दे देते हैं और परीक्षा लेने में 5 साल लगाते हैं। जल्द अगर छात्र के मांगों को नहीं माना गया तो पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा। 11 गुना रिजल्ट में 10 पोस्ट में 1 बच्चे का रिजल्ट दिया गया। रेलवे के भर्ती नियमों पर भड़के छात्रों के बिहार बंद की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। रेल मंत्रालय के जो चेयरपर्सन है वो आकर के बयान जारी करे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करे कि ग्रुप डी के छात्र को जो CBT 2 का जो तुगली फरमान आपने जारी किया उसको हम वापस लेते हैं। और ये जांच कमेटी के नाम पर छात्रों को लॉलीपॉप दिखाया जाता है। दूसरी बात हम उनसे कहना चाहते हैं, आप कौन सी कमेटी बुलाकर, कौन सी कमेटी मिलाकर आप ग्रुप डी में 2 को एग्जाम करने का काम किया, हमें इस बात को बताने का प्रयास करें। सरकार होश नहीं आएगी, जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं होगा तब तक हम लोग जाम रहेगा। पूरे दिन सड़कों पर संग्राम छिड़ा रहा। रेलवे स्टेशनों पर आंदोलनकारियों का रण देखने को मिला। कहीं नारों से इंकलाब हुआ, कहीं विरोध की लपटें दिखी। छात्रों के गुस्से की आग की ऐसी तस्वीरें बिहार के हर जिले से आईं, क्योंकि बंद को बिहार के समूचे विपक्ष ने खोलकर समर्थन दिया। इसीलिए उनके कार्यकर्ता भी सड़क पर आ गए और फिर छात्रों के बंद में नेताओं ने तड़का लगाया। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी के माननीय घोड़े पर सवार होकर प्रदर्शन में निकले और घोड़े पर बैठकर ही उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। विपक्ष के खेमे के जाने पहचाने नाम पप्पू यादव भी छात्रों के लिए सड़क पर आए। वैकेंसी निकालते हो, बाद में प्रस्तावना बदल देते हो, तो आप ये भी गुनाह किए हो। आप झूठ बोले, आप धोखेबाजी की तरह जितना बड़ा धोखा देते हो, पहले भी आप 8 साल में धोखा दिए, यहाँ 16 साल में धोखा मिला। पप्पू यादव के साथ ही उनके समर्थक भी बिहार के कई जिलों में सड़क पर दिखे। कहीं टायर फूंककर गुस्सा दिखाया तो कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिहार का सबसे बड़ा विपक्षी दल आरजेडी भी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरा। बिहार के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि छात्रों का गुस्सा सियासत का हथियार बन गया। पूरे बिहार में आरजेडी समेत 7 पार्टियों के नेताओं ने इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया। कहीं सड़क पर जाम लगाया तो कहीं रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। इन प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह टायरों में भी आग लगाई। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी नेताओं की झड़प भी देखने को मिली। जो परीक्षा था, जो धांधली हुआ, उसके बाद जो छात्र उग्र हुए, पूरे देश में
इस तरह का आंदोलन कभी नहीं हुआ। तब तक हम लोग को हक नहीं मिलेगा। छात्र नौजवान के लिए छात्र आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, और छात्र आंदोलन जिस तरह का जेपी आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, उसी तरह पूरे देश में ये आग लग गया है। ये बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी धांधली है, और उसके खिलाफ में सड़क पर जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं लोकतंत्र में, तो उस पर आप लाठी से उसकी आवाज को बंद करते हैं, उसको आप जख्मी करते हैं। और जब छात्र का आंदोलन होगा ना, तो सरकार नहीं संभाल सकेगी। छात्रों के बंद में राजनीतिक दलों की एंट्री होने से कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुआ। पटना में पप्पू यादव की पार्टी के लोगों ने जबरन दुकानें बंद कराईं। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी नुकसान पहुंचाया। बिहार से भड़की छात्रों के गुस्से की आग यूपी समेत देश के कई राज्यों में पहुंच चुकी है। देश में इस वक्त चुनावी माहौल है, इसलिए विपक्ष सर्द मौसम में इस आग का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है, और सरकार के लिए ये मुद्दा गले की फांस बन गया है। इसलिए सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। छात्रों का गुस्सा चुनाव में वोटों पर ग्रहण न लगाए, इसीलिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और सारा ठीकरा रेल मंत्रालय पर फोड़ा जा रहा है। और इसमें भी कहीं न कहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की गलती कहूँगा मैं, जानबूझकर कोई उन्होंने गलती नहीं की है, लेकिन जो भी कुछ उनका निर्णय हुआ उसका एक भ्रम पैदा हुआ, लोगों में आक्रोश और गुस्सा पैदा हुआ, और लड़के सड़क पर चले आए। तो कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। रेलवे बोर्ड ने गलती की है, ये आप मानते हैं? सरासर उसकी गलती? बिल्कुल गलती है। नहीं तो आखिर आपने जो 2019 के में आप विज्ञापन लाते हैं, 2022 में परीक्षा फल देते हैं, उसमें भी त्रुटि रहती है। छात्र आंदोलन के चलते अब रेल मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। आज रेल मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें छात्रों की शिकायतों को दूर करने पर चर्चा हुई। देखिए, रेल मंत्रालय अब छात्रों की शिकायतों को दूर करने का रास्ता तलाश रहा है, क्योंकि इससे करोड़ों छात्र जुड़े हुए हैं, और छात्रों की इतनी बड़ी संख्या ही रेलवे की सबसे बड़ी परेशानी है। पहले आप समझिए कि इस भर्ती के लिए छात्रों की संख्या बड़ी कितनी है। 2019 के नोटिफिकेशन पर रेलवे को 1,26,00,000 आवेदन मिले थे, जबकि कुल पद कितने थे? 35,281। इसके लिए रेलवे ने पहली स्टेज का जो रिजल्ट जारी किया है, उसमें करीब 7,05,000 छात्रों को सफल घोषित किया गया है। तादाद आप समझ गए। छात्रों की सबसे बड़ी मांग को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय को पहले स्टेज के रिजल्ट्स में भारी फेरबदल करना होगा। पहले हम आपको इस मांग के बारे में बताते हैं। नियम कहता है कि कुल पदों के 20 गुना छात्र को पहले स्टेज में क्वालिफाई किया जाना है। जितने भी आवेदन आए हैं उसका 20%। रेलवे ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें सेकेंड स्टेज के एग्जाम के लिए बहुत से छात्र कई पदों के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कई पदों के लिए रेलवे कई पदों के लिए चयनित छात्र को अलग अलग गिन रहा है। यानी मान लीजिए एक छात्र ने अलग अलग पदों के लिए अगर अप्लाई किया है, तो उस छात्र की गिनती उन पदों में अगर 3 के लिए अप्लाई किया है तो वो 3 बार हो रही है। छात्रों की मांग है कि एक छात्र को एक मानकर ही कुल पदों को 20 गुना छात्रों को फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई किया जाए। अब अगर सरकार ये मांग मानती है, तो अभी जो लिस्ट घोषित हुई है उसमें करीब 3.5 लाख छात्र और जुड़ जाएंगे। अब रेलवे के सामने चुनौती यह है कि वो 2019 की भर्ती को अब तक पूरा नहीं कर सका है। अब नई मांगों के साथ रिजल्ट बनाने में और वक्त लग जाएगा। हालांकि बीजेपी सांसद सुशील मोदी ये दावा कर रहे हैं कि रेल मंत्री ने छात्रों की इस मांग को मानने का भरोसा दे दिया है। 20 गुना रिजल्ट के बजाय 11 गुना ही रिजल्ट प्रकाशित हो पाया। लड़कों की मांग थी कि एक छात्र एक रिजल्ट, अगर उस लड़के का 3 जगह भी नाम है तो वही एक छात्र ही एक रिजल्ट ही माना जाए, तो लगभग 3.5 लाख और रिजल्ट प्रकाशित हो सकते थे। और हमने आपको मास्टर स्ट्रोक में दिखाया था कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो खुद रेल मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को माना था कि हाँ, इस चीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत है। छात्रों की दूसरी मांग ग्रुप डी सेवा की भर्ती प्रणाली को लेकर भी है। ये भी बहुत पेचीदा मामला है, इसे बारीकी से समझने की ज़रूरत है और कोशिश करती हूँ मैं। विवाद की वजह ग्रुप डी की भर्ती को लेकर बनाया गया एक नियम है,
क्योंकि जब 2019 में भर्ती का नोटिफिकेशन आया तो भर्ती के लिए एक परीक्षा होनी थी, लेकिन इसी महीने रेलवे ने नियम बदलते हुए ग्रुप डी के लिए 2 परीक्षाएं कराने का ऐलान किया। जब छात्रों की मांग आई तो उसमें ये बात क्लियर हुई कि ग्रुप डी के पदों पर एक बार ही परीक्षा लेकर नियुक्ति हो, जैसा 2019 के नोटिफिकेशन में था। अब सरकार ने ये तो माना कि 1 लाख पदों को एक ही परीक्षा से भरना पड़ेगा और सरकार के पास स्क्रीनिंग का विकल्प खत्म हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ के खास एबीपी न्यूज़ ने जो बातचीत की है सुशील मोदी से, उसमें ये बताया कि रेल मंत्री भी ग्रुप डी के लिए एक ही परीक्षा कराने पर सहमत भी है। ये ग्रुप डी के अंदर 1 लाख पद हैं। पहले रेलवे बोर्ड ने ये कहा कि एक परीक्षा होगी और अचानक 24 जनवरी को एक नया आदेश निकाल दिया 2 साल के बाद, जिसमें कह रहे कि 2 परीक्षा होगी। तो अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो 2019 के विज्ञापन में आप उसका उल्लेख करते कि 2 परीक्षा लेंगे तो स्वाभाविक कि कोई भी आक्रोशित हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो पहली गलती रेलवे बोर्ड ने ये की। और अब कल जब मेरी मुलाकात हुई है अश्विनी वैष्णव जी से तो वो भी सहमत थे कि 2 परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। छात्रों के गुस्से के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार अब न सिर्फ छात्रों की मांगे मानने के संकेत दे रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उग्र प्रदर्शन के दौरान जो छात्र पुलिस के हत्थे चढ़े हैं उनके खिलाफ भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, छात्रों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है अब वो देश भर में कैंप लगाकर छात्रों की शिकायतें दर्ज कर रही है। छात्रों की शिकायत सुनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में शिकायतों के लिए लगे सेंटर में लगातार छात्र पहुंच रहे हैं। CBT फर्स्ट को आप केवल उतने लड़के ले जाकर के 20 गुना CBT 2 कंडक्ट करवा लीजिए। इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने खाली एप्लीकेशन ले लिया है, कोई जवाब नहीं दिया है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये सुनने के लिए ही शायद एक ग्रीवेंस सेल बनाया गया है यहाँ पर। कुछ हमारे अभ्यर्थियों को आशंकाएं थी, उनके समाधान के लिए यह कैंप लगाया गया है। इस तरह के यह कोरल क्लब प्रयागराज में कैंप है, ये RRB इलाहाबाद और उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया कैंप है। पहले ही दिन जिस तरीके से डिजिटल मोड में अभ्यर्थियों की शिकायतें और सुझाव आई हैं, उससे समझा जा सकता है कि अभ्यर्थियों में किस तरीके की आशंका थी, किस तरीके से उनकी नाराज़गी थी, किस तरीके से उनकी शिकायतें थी और रेलवे भर्ती बोर्ड को अब इन शिकायतों और इन समस्याओं को दूर करना होगा। कल मास्टर स्ट्रोक में छात्र आंदोलन से जुड़ी रिपोर्ट में हमने बेरोजगारी से सुसाइड को लेकर एक आंकड़ा दिखाया था, आपको याद होगा, जिसमें आंकड़े सही थे, भाव सही था, लेकिन भूलवश ग्राफ जो है वो गलत दिखाया गया था, जिसका हमें खेद है। इसीलिए हम उसका सही रूप एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। साल 2018 में बेरोजगारी देश में 2761 थी। बेरोजगारी की वजह से, माफ कीजिएगा, 2741 थी सुसाइड की वजह बनी। अगले साल 2019 में ये आंकड़ा जो है 2851 हो गया और पिछले साल यानी 2020 में ये आंकड़ा 3548 तक जा पहुंचा है। ये कल भूलवश जो ग्राफ हमने चलाया था उसका सही रूप आप देख लीजिए। कई लोग सिर्फ तस्वीर दे रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कल भी हमने आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर की थी। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से। इस कबड्डी सीजन घर बैठे ABP न्यूज आपको रखे आगे।